बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं सचिन। मोदी सरकार में एक और नाम बदल गया है, जिसे लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। दरअसल दिल्ली में मौजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। इस म्यूजियम को अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऐसा कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पलटवार करने पर मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, पहले ये देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा यह हम आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया वो कुछ इस प्रकार का है कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने से आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत से कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया तो वहीं खड़गे के इस ट्वीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा ये हम आपको दिखाते हैं कि एक राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक साधारण सोच को स्वीकार करने में यह असमर्थता दिखाता है। कैसे एक वंश से अलग नेता देश निर्माण में योगदान दे रहे हैं। पीएम संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है। कांग्रेस के पास इसे साकार करने के लिए दृष्टि का अभाव है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का दृष्टिकोण विडंबनापूर्ण है, क्योंकि उनकी पार्टी का एकमात्र योगदान पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल एक परिवार की ही विरासत बची रहे। पीएम संग्रहालय में सम्मान मिला है, पंडित नेहरू से संबंधित धारा में बदलाव नहीं किया गया। इससे विपरीत किसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया गया है। ऐसा पार्टी के लिए जिसमें महान भारत पर 50 से अधिक वर्षों तक शासन किया हो, उनकी तुष्टता वास्तव में दुखद है। यही कारण भी है कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो बाकायदा बीजेपी अध्यक्ष को ये ट्वीट करके जवाब देना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नेहरू मेमोरियल जो है सो प्रधानमंत्री मेमोरियल होने जा रहा है। ये एक मोदी जी, आपको मैं वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। आप उस पट्टिका से तो पंडित जी का नाम हटा दोगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सरकार चलाने का अधिकार देश के लोगों ने आपको दिया, पर 140 करोड़ देशवासियों के मन में नेहरू जी के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, जो नेहरू जी का नाम उनके दिलों में लिखा हुआ है, वहां से कैसे मिटाओ। इस पूरे विवाद पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने कहा कि मेरे पिता पूर्व पीएम चंद्रशेखर जी ने हमेशा राष्ट्रहित में काम किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया, लेकिन उन्होंने कभी एक वंश से आगे नहीं देखा। अब जब पीएम नरेंद्र मोदी सभी दलों के प्रधानमंत्रियों को सम्मानित कर रहे हैं तो कांग्रेस उत्तेजित क्यों हो रही है। मैं सभी कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वे कभी पीएम म्यूजियम गए भी हैं क्या। सोनिया जी या राहुल जी कभी वहां गए भी हैं क्या। तो ये बाकायदा चंद्रशेखर जो पूर्व पीएम है, उनके बेटे ने जो है बाकायदा ये सवाल पूछा कांग्रेस से। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने को लेकर के सियासत गर्म हो गई। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर के इस सोसाइटी की बैठक में फैसला लिया गया है और इस पर मुहर लग गई है। इसके उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह है और सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को इस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब इस सोसाइटी का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कहीं तालमेल नहीं बैठता है। क्योंकि अब इस संग्रहालय में प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। तमाम प्रधानमंत्रियों की जीवनी या उसके योगदान के बारे में यहाँ लोगों को बताया जाता है। लाइट एंड शो कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी और ये संग्रहालय हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही इसे आम जनता के लिए संग्रहालय के तौर पर खोल दिया था और तब से अब तक लाइट एंड शो लगातार यहाँ पर होता है। तमाम अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी जीवनी, उनके योगदान को ये संग्रहालय दर्शाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हुआ करता था और ये सिर्फ
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और उनके योगदान के बारे में बता रहा था। इसीलिए साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लान रखा और उन्होंने बताया कि जो तमाम अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है और आज़ादी से अब तक उनके जो योगदान रहे हैं उन्हें लेकर के एक इस तरह के संग्रहालय होना चाहिए ताकि सभी चीज़ों को लोग जान सके, समझ सके और हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए 2022 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया। लेकिन अब इस सोसाइटी का नाम बदल गया है और इसे लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा कि अभी के परिप्रेक्ष्य में ये एक प्रतिबिंब है जो बताता है कि तमाम प्रधानमंत्रियों ने क्या काम किया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब बात बिहार की सियासत की। दरअसल मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति इस वक्त चर्चाओं में है, कभी नीतीश कुमार को लेकर तो कभी किसी और बात को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में सभी पार्टियां जातिगत इलेक्शन तैयार करने में लगी है। हर दल अपनी जातीय जमीन को नए सिरे से फिट कर रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं तो बीजेपी बिहार में नए साथियों की तलाश कर रही है। मजबूत वोट बैंक दलित को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं, जिसे लेकर के बीजेपी को नए साथी भी अब दिखने लगे हैं। तो तमाम नए साथी अब साथ आने लगे हैं, नए साथी इकट्ठे होने लगे हैं। बिहार में बदलते समीकरण के बीच बीजेपी के साथ दलित वोटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले साथ आते दिख रहे हैं। बीजेपी में बिहार की प्लानिंग क्या चल रही है, हम आपको दिखाते हैं। चिराग पासवान पर दरअसल बीजेपी की नजर है कि वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, आगे कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उसमें शामिल हो सकते हैं। जीतन मांझी एनडीए में शामिल होना उनका लगभग तय माना जा रहा है। पशुपति पारस पहले से ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि जिस वक्त रामविलास पासवान की पार्टी का जब विवाद हुआ था एलजेपी का, उस वक्त उन्हें अपनी अलग पार्टी बनाई थी, पार्टी में अपना किया था। तब उसके वक्त पशुपति जो पारस जो है वो एनडीए के साथ जो है उसके बाद जाते नजर आ रहे थे। वहीं बिहार में दलित वोटर्स के साथ होने का मतलब क्या है, इसकी क्या पकड़ है, दलितों का गणित क्या है, इसे भी हम समझा देते हैं। दरअसल 16% दलित वोटर्स हैं, लगभग 6% पर चिराग पासवान की पकड़ है। मांझी 5.5 मुसहर जाति के वोट पर मांझी की पकड़ है। मुसहर जाति हर लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता यहां पर मौजूद हैं। दलितों में सर्वाधिक संख्या रविदास, मुसहर और पासवान समुदाय की है। तो कुल मिलाकर के ये दलितों का गणित है जो फिलहाल आपको नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं बिहार में दलित वोटर्स कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। निर्णायक भूमिका में है गया में 5.35 लाख, औरंगाबाद में 5 लाख, नवादा में 4.25 लाख, नालंदा में 4.25 लाख, काराकाट में 4 लाख, खगड़िया में 3.5 लाख, सासाराम में 3.5 लाख, उजियारपुर में 3.5 लाख, समस्तीपुर में 3.25 लाख, बक्सर में 3.25 लाख, हाजीपुर में 3.25 लाख, जहानाबाद में 3.25 लाख और आरा में 3 लाख के करीब वोटर्स हैं। दरअसल अब खबरें यह है कि 19 जून को अमित शाह से जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन मिल सकते हैं और जल्द ही एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी इसके बाद हो सकता है। इससे पहले भी 1 महीना पहले जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई थी अमित शाह से और उसके ठीक 1 महीने बाद जो है वो संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के नीतीश कुमार कैबिनेट से इस्तीफे के बाद बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। सिर्फ एक विधायक रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने उन्हें शपथ दिलाई। रत्नेश को जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का ही SC/ST कल्याण विभाग दिया गया। शपथ से पहले रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश के पैर छुए और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गले लगा करके उन्हें शुभकामनाएं दी। शपथ समारोह में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी
मौजूद थे। बहुत छोटा सा ये जो है एक्सपेंशन रखा गया और सिर्फ एक रत्नेश सदा को जगह की गई। तो आखिरकार रत्नेश सदा को क्यों नीतीश कुमार ने चुना, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जगह मिली है, ये भी हम देख लेते हैं। कौन है रत्नेश सदा? मुसहर समाज से आते हैं रत्नेश सदा। रत्नेश सदा की अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। रत्नेश के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। साल 2010 में पहली बार विधायक बने थे। साल 2015 और 2020 में विधायक चुने गए। विधायक से मंत्री बने रत्नेश सदा। नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। रत्नेश को SC/ST कल्याण विभाग दिया गया है। रत्नेश सदा साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रत्नेश सदा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शक्ति ने। नवनिर्वाचित मंत्री रत्नेश सदा हैं। सर, आज आपने शपथ ली है, हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई हो। आपको भी ढेर सारी बधाई। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? विभाग में जो अधूरा काम पड़ा हुआ उसको करते हुए संगठन के काम करेंगे और साथ साथ पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारे समाज में जो भूमिहीन बेघर बसे हुए उसके लिए ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। संतोष सुमन जी के विकल्प के तौर पर कहा जा रहा है आपको कि हम उसका विकल्प, हम 2024 का विकल्प है। मांझी जी के महागठबंधन में जाने से आपके समाज के लोग का जो वोट बैंक कहा जा रहा है कि टूट जाएगा, मांझी जी का वो नहीं टूटने वाला है। उस सब विभाग सपना देख रहे हैं मांझी जी। 23 को जो है एक विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार को आप लोग प्रधानमंत्री के पद को उम्मीदवार बनाएंगे? अभी विपक्षी एकता हो रहा है और जब सब हो जाएगा तो जब सर्वसम्मति से जिसको चुन ले, लेकिन PM मटेरियल नहीं है माननीय मुख्यमंत्री। तो ये थे रत्नेश सदा जी का कहना था कि 23 जून को जो बैठक होगी विपक्षी एकता को लेकर, उसमें के बाद जो है तय होगा। खास करके पहला प्राथमिकता ये है कि बीजेपी को जो है 2024 के चुनाव में हराना। कैमरा प्रभात के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। अब बिहार से उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां एक और नेता बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं और उनकी पकड़ भी दलित वोटरों में मजबूत है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन होता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और CM योगी की मुलाकात वाराणसी के सर्किट हाउस में हुई है। खबर है कि दोनों के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई है। हालांकि सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मेरी CM योगी से कोई मुलाकात हुई नहीं है। सुभा सपा इससे पहले भी बीजेपी की साथी रह चुकी है। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री भी थे। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव सुभा सपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद अखिलेश से राजभर के संबंध ठीक नहीं रहे। बाद में सपा ने चिट्ठी जारी कर सुभा सपा से गठबंधन खत्म कर लिया था। अखिलेश के साथ चुनाव लड़ा था, उसके बाद गठबंधन खत्म कर लिया था, लेकिन आज बीजेपी को ये नया साथी मिल गया। मुलाकात सर्किट हाउस मुख्यमंत्री से नहीं हुई। संजोग ऐसा था कि हम 8:30 बजे आए, 8:45 बजे के लगभग मुख्यमंत्री जी आए और बनारस सर्किट हाउस करीब 6 महीने के बाद हम आए। इसी बात को लेकर तर्क वितर्क हो रहा है कि हो सकता है मुलाकात की है, बात की है, जबकि कोई सच्चाई नहीं। देखिए, गठबंधन तो होते हैं चुनाव के 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना पहले इतने लंबे समय पहले गठबंधन नहीं होते। तो जो गठबंधन होंगे तो आने वाले समय में जब नज़दीक चुनाव की तारीख आएगी, अभी समय से चुनाव होगा तो मई में चुनाव होगा, मार्च के लास्ट वीक में सूचना जारी होगी, अभी जून चल रहा है, अभी इतनी जल्दी गठबंधन की घोषणा नहीं। अगर आप गठबंधन में शामिल होते हैं तो कितनी सीटों की मांग करेंगे? हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी चाहिए। हम अपनी दिल्ली में उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। अभी हमने बात किया पूर्व मंत्रियों की, इनका कहना है कि हमें सरकार दिल्ली में नहीं बनानी है, यूपी में बनानी है। अब देखते हैं इसके क्या मायने निकलते हैं। इंडिया न्यूज से कपिल पांडे, भदोही। तो इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झूठा करार दिया। गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर यहां तक कह गए कि या तो मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े झूठे थे या अखिलेश यादव सबसे बड़े झूठे।
बहुत लाल हो रहा है आपको, बहुत तकलीफ नाज है आपसे। जैसे या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। क्यों इतनी नाराजगी नहीं, प्रमाण में दे रहा हूँ। नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, आप करें 80 से जीतेंगे, कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की, सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी करती है, नहीं आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस मुझसे जीतेंगे। आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे। ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे। आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे। अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड मेड़ का झगड़ा का हमारा उनका विचारों का झगड़ा है। इधर यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राजभर के साथ आने से बीजेपी को फायदा होगा। शंकर सिंह भी मौजूद हैं। आपके से कई बार ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, क्या लग रहा है आ जाएंगे बाबू लोकसभा चुनाव से पहले साथ में इस बार चुनाव लड़ते नजर आएंगे? देखिए कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा, पार्टियों का गठबंधन जो है राष्ट्रीय स्तर पर उसका निर्णय होता है। लेकिन जब जब चुनाव आता है, चाहे 2014 का हो, 17 का हो या 19 या 22, चुनाव से पहले बहुत सारे दलों के लोग, बहुत सारे विधायक, सांसद और पार्टी के दूसरे पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण मोदी जी और योगी जी की नीतियों में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो जिसको नकारा जा सकता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार पार्टी निर्णय करती रहती है, जब समय आएगा तो आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले उनके बेटे का रिसेप्शन था, वहाँ पर मुख्यमंत्री गए थे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके यहाँ मुलाकात की है। तो अब इसको संकेत देखा जाए, बड़ी पिक्चर में कहा जाए ये तस्वीरें, और उसके बाद कुछ दिन में औपचारिक घोषणा। देखिए ओम प्रकाश जी पहले भी हम लोग के साथ रह चुके हैं और साथ साथ चुनाव भी लड़ चुके हैं। योगी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कोई ऐसा ये नहीं है, राजनीति में तो संभावनाएं सदैव नहीं रहती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर जो निर्णय करे। ओपी राजभर की सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी जो नजदीकियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अब दिखती नजर आ रही हैं। एक समय था जब वो समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे थे, अब वो पूर्वांचल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीजेपी के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अपनी पार्टी उनको कैसे चलानी है, किसके साथ जुड़ना है, ये उन्हें तय करना है। ये उन्हें तय करना है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाना है, ये वो तय करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का जो मंतव्य है वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का है। और हम चाहते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहल शुरू की है विपक्षी एकता की, वो उस पहल को और मजबूत किया जाए, विपक्ष को और मजबूत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकत्र किया जाए। इस अभियान को हमारी पार्टी नेता चौधरी जयंत सिंह जी का समर्थन है।